मिनट दूंगी आपको, छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। सबसे सही नतीजे लाएगा तो न्यूज़ 24 ही सुबह 6 बजे से लगातार। तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि क्या मुस्लिम का वोट बट गया, लेकिन यहाँ पर एक सज्जन ने एक सवाल पूछा था राजीव जेटली जी से कि आखिर हम मुस्लिम क्यों वोट करें बीजेपी के लिए, जवाब तो दीजिए उसका। देखिए, मुझे कोई ऐसी वजह नहीं लगती जिसमें मुसलमान ये कहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करूं। भारतीय जनता पार्टी को वोट मुसलमान इसीलिए करे जिन वजहों से पूरा देश भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। मेरी बात अधूरी रह गई थी, आपने कहा था मैं वक्त दूंगी और ये बीच में नहीं बोलेंगे, इसे मैं अपेक्षा करता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि बिहार की प्रांत की मुस्लिम लीग में जब जिन्ना साहब थे, उन्होंने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि क्या आपने राम किला बनाना है या इस्लामिक स्टेट बनाना है। उसका नतीजा क्या निकला था वो आप सबके सामने है, बंटवारा हुआ। एक दूसरी बात उन्होंने क्या कही, हिंदू राष्ट्र की बात सोच मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था मैं अपेक्षा करता हूँ मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। मैंने कहा था अपेक्षा करता हूँ मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। मैंने ये कहा था रहमानी साहब जरूर जवाब दीजिएगा। इसे कहते हैं ठीक है सर, छोटा सा ब्रेक, एक बार फिर ब्रेक के बाद लौटेंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, ये तरीका नहीं। ठीक है, अब मैं इस मुद्दे को नहीं बिल्कुल टच करना चाहती क्योंकि जिन्ना का नाम होता है यहाँ पर फिर जो है काउंटर होता है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, इसी मुद्दे पर रहेंगे, वोट बट गया। तो एग्जिट पोल के नतीजे के बाद लगातार ये सवाल हम सबके जहन में उठ रहा है कि क्या मुस्लिम वोट बट गया, और इसी पर हम चिंतन भी कर रहे हैं, इसी पर हम सवाल भी कर रहे हैं आखिर क्या हुआ। लेकिन एक बार फिर मैं स्पष्ट कर दूं, ये सारा जो डिस्कशन है ये एग्जिट पोल के नतीजों पर है, क्योंकि सभी एग्जिट पोल ने बीजेपी को अच्छी बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए दिखाया है। अभी मैं राठी जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्या अभी आप लुक बैक करते हैं एग्जिट पोल के नतीजों के बाद, क्या आपको लग रहा है कि जिसको आप महागठबंधन बोल रहे थे उसमें आप लोगों से चूक हो गई है? मुसलमान वोटर क्या कंफ्यूज हुआ है? नहीं, देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, हम लोगों के लिए मुसलमानों, दलित, हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, हम लोगों के लिए सब एक जैसे हैं। पर वोट किसी को हम लोग बांट करके नहीं देखते हैं। ये जो सारी उपज है बांटने वाली, ये मीडिया, सोशल मीडिया और ये जो बीजेपी के 10-10 हजार करोड़ के पेजेस जो चला रहे हैं उसमें, क्योंकि देखिए थोड़े दिन पहले ओपी राजभर सुनिए, जो अभी तक इनकी सरकार में थे यूपी में, उन्होंने कहा कि ये सारी पार्टियां कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले कि जी हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते हैं। इन सब लोगों ने पूरी जातिवाद की राजनीति की है और सारी टिकटें भी उन्होंने ऐसे ही पार्टी हैं। नहीं, देखिए, ओपी राजभर जी तो इनकी सरकार में रहे, इनको डांटते रहे, कोसते रहे, सरकार में बने रहे, ये लोग सरेंडर किए हुए थे उनके सामने। उन्होंने सचिवालय में रेट भी बताया था लखनऊ में कि रिश्वत कितने में चलती है। वो सारी चीजों की चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहता। वो सारे उन्होंने भ्रष्टाचार उजागर किया था और फिर भी ये मंत्रिमंडल में बनाए रखे थे उन्हें। अब शायद बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, इनको पता है चुनाव हो चुका है, अब वोट बैंक की उनकी जरूरत नहीं है इन लोगों को। यही इन्होंने पब्लिक के साथ भी बोला था। और मैं बता दूं, अभी किसान सम्मान निधि की बात, देखिए, बात में से निकलती है। अभी मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ के आ रहा था, 2000 किसानों ने मेरठ डीएम को शिकायत करी है कि किसान सम्मान निधि का पैसा खाते से गायब हो गया। फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो गया, 8-8 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। तो इनका जो चेहरा वो दिखाई दे रहा है। जहां तक मुस्लिम की बात है, मैं आपसे बता दूं कि अगर देखिए, वोट सब पार्टियों को सब कम्युनिटी देती है, ऐसा नहीं है कि 100% किसी को देता। लेकिन ये लोग कभी 1% या 0.1% भी कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे मुस्लिमों ने वोट दिया। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने एक्सेप्ट किया तो इनको लगेगा कि हिंदू वोट कैसे देंगे हमें। तो सिर्फ ये दिखा करके कि नहीं, ये हमें वोट नहीं दे रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए, ये इनकी राजनीति चल रही है। हम लोगों के लिए, बीजेपी को भी वोट दिया, हम लोगों के लिए जाति पे नहीं, हम लोगों के लिए जो लोग परेशान हैं, जो लोग लाचार हैं, जो लोग शोषित हैं, वो हम लोगों को वोट कर रहे हैं। और गठबंधन जो यूपी से है वो पूरा कामयाब भी की तरफ है। जी, क्या अब रिजल्ट देखिएगा। जो मेरा सवाल था, मेरे को अभी भी उस बात का जवाब नहीं मिला। क्या मुस्लिम वोटर कंफ्यूज हुआ है क्या इस बार चुनावों में? उसको समझ नहीं आया कहां जाऊं। किसी भी चुनाव में सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज जो खुद को सेकुलर कहती हैं वो तकसीम होती हैं, कोई और तकसीम नहीं होता। वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। आप देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सेकुलरिज्म की दावेदार हुई हैं, दोनों बटी हैं, पार्टियां बटी हैं, वोट नहीं बढ़ता है, पार्टी बढ़ती है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस दोनों जो है सेकुलरिज्म के दावेदार है, दोनों बटे। इत्तेहाद वहां पे होना चाहिए था इनको तो। और बाकी लोग कोई नहीं बढ़ता है। पॉलिटिकल पार्टीज का वोट है जो आपस में एक दूसरे के साथ। चलिए, अगर हम मान लो, अगर हम यूपी की बात कर ले, सतीश जी आप क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, यूपी की हम बात कर ले, कांग्रेस के कुछ हम 10 सीटें अगर छोड़ दे, बाकी 70 सीटों में हम अगर देख ले तो कहां मुस्लिम वोटर कंफ्यूज हो गया?
वहां पर तो नाम ही नहीं है कांग्रेस के किसी उम्मीदवार का, वो क्यों होगा कंफ्यूज? सीधे जाएगा गठबंधन पे? नहीं, अगर आप ये सवाल उठा रहे हैं कि मुस्लिम वोट बटा है तो आपको उसके कारण भी गिनवाने पड़ेंगे ना। वो कारण भी आप बताइए कि मुस्लिम अगर बटेगा तो वो कांग्रेस को वोट देगा या बीजेपी को वोट देगा। बीजेपी तो कब्रिस्तान की बात करती है, एक बार शमशान की बात करती है, अली की बात करती है। जब बीजेपी ने डिक्लेयर कर ही दिया कि मुझको मुस्लिम की वोट नहीं चाहिए, ऐने हालात में और 2014 से 2019 के बीच में अगर इस देश के किसान परेशान है, इस देश का मुस्लिम परेशान है, इस देश के जो सामाजिक रूप से कमजोर लोग हैं, मुस्लिम्स के अंदर दोहरी मार है, मुस्लिम में गरीबी सबसे ज्यादा है, अगर इस देश की व्यवस्था में सबसे ज्यादा किसी ने खोया है तो वो मुस्लिम है। अगर जब ये देश आजाद हो रहा है, इस देश की नौकरियों में मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन पर हिंदुओं को ऐसा लगता है कि इससे पहले की राजनीति सारी मुसलमानों के नाम पर होती रही, हमारे नाम पर तो हुई नहीं। मैं ये मानता हूं कि गरीब आदमी है, 2014 में उसको ऐसा लगा होगा कि नरेंद्र मोदी जी इस देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे, उस परिवर्तन में शायद उसके जीवन में भी कोई परिवर्तन आए। 2014 में मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं, लेकिन 2014 के बाद उसी मुस्लिम्स को किन हालात के साथ इस देश में जहां उसकी सुरक्षा है उस तक के ऊपर सवाल होगी, उसकी आइडेंटिटी के ऊपर सवाल होगी, मैं कुछ कहना चाहता हूं, उसकी शिक्षा के ऊपर सवाल होगी। देखिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। जितना बेचारगी की तस्वीर आप मुसलमानों की पेश कर रहे हैं, इतनी बेचारगी की मुसलमानों की तस्वीर अब रही नहीं है। एक बात याद रखनी चाहिए पूरे देश को, 1000 साल की हमारी मुश्तरका तहजीब इस देश की है। 800 साल मुसलमान यहाँ पर सेकुलरिज्म के नाम पर रूलिंग क्लास था और 800 साल के बाद 70 साल तक किंग मेकर था। अगर उसकी कोई दशा खराब हुई तो उसका कारण सिर्फ ये था कि सेकुलर कही जाने वाली पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे सेकुलर कमिटमेंट को हमारी कमजोरी समझ के नेग्लेक्ट करने की कोशिश की थी। और 2012 के बाद से हमारे जो हम कह रहा किंग मेकर का रोल था उसको मार्जिनलाइज कर दिया गया। ये बात ठीक है, 2013 ऑनवर्ड जो है उसको मार्जिनलाइज किया गया, लेकिन मैं इस देश के 130 करोड़ लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सेकुलरिज्म हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं है। हम रीडिफाइन करेंगे सवाल आ रहे हैं यहाँ पे कुछ और इंप्लीमेंट करेंगे सेकुलरिज्म को, बताएंगे कि सेकुलरिज्म क्या होता है। सवाल है, किससे सवाल है आपका और सवाल पूछिए। ये जो तीनों बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं अलग अलग पार्टी से, सबसे सवाल है मेरा कि पहली बात तो चौथे वाले बुद्धिजीवी नहीं है क्या? वो पार्टी से नहीं नाम है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मुझे पता है। क्वेश्चन ये है मेरा कि साक्षी महाराज जी कहते हैं कि अगर आप वोट नहीं दोगे तो हम श्राप दे देंगे। दूसरी तरफ सैम पित्रोदा जी कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ। उसके बाद में फिर आती है प्रज्ञा जी।